हेलो बच्चों, मैं अनु शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? आई होप सभी बच्चे ऑनलाइन वीडियो से अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कंटिन्यू इसी प्रकार से आप सभी बच्चे अपने सभी लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें। आज बेटा हम लोग ऊष्मीय प्रसार और कैलोरी विधि में अपना लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गैसों का ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गैसों में केवल आयतन प्रसार ही होता है और आयतन प्रसार एक स्थिर दाब पर होता है और दूसरा स्थिर आयतन पर होता है। साथ में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लिखाया था कि आपको सिद्ध करना है कि किसी भी गैस का जो आयतन प्रसार गुणांक होता है और दाब प्रसार गुणांक होता है वो बराबर होता है और केवल गैस के ताप पर निर्भर करता है। राइट? तो आइए आज इसको हम ड्राइव करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखो बेटा, हमने माना कोई आदर्श गैस, माना कोई म्यू मोल आदर्श गैस, राइट? हमने मान लिया कोई म्यू मोल आदर्श गैस, तो बेटा आदर्श गैस समीकरण इसका हो जाएगा Pv बराबर म्यू आर टी। इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम स्थिर दाब पर इसका आयतन V से बढ़ाकर डेल्टा V कर लें, स्थिर दाब पर यदि इसका आयतन V से बढ़ाकर डेल्टा V कर दिया जाए तो बेटा दाब तो स्थिर ही रहेगा, आयतन हो जाएगा डेल्टा V बराबर म्यू आर और ताप T से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, डेल्टा T। राइट? तो ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग करें तो P से P कट जाएगा, यह आ जाएगा डेल्टा V अपान V। यहां पे बेटा म्यू आर से म्यू आर कट जाएगा, तो यह आ जाएगा डेल्टा T अपान T, या ये हो जाएगा डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपान T। डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपान T। याद आएगा? ये आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणे ताप वृद्धि क्या कहलाता है? आयतन प्रसार गुणांक। क्या कहलाता है? आयतन प्रसार गुणांक, जिसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये आयतन प्रसार गुणांक चूंकि स्थिर दाब पर निकाला गया है, इसलिए इसको हम लोग गामा P से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान T। तो गामा P इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान T। चलिए, इसी प्रकार से अब हम स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन इसका ताप डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, यानी आयतन में चेंजमेंट नहीं होगा, अब दाब में चेंजमेंट होगा। यानी दाब के नियम से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो अब बेटा इसका पहले प्रेशर P था, अब डेल्टा P हो जाएगा, आयतन वही रहेगा, इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा T। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 से भाग करेंगे। जब समीकरण 3 को समीकरण 1 से भाग करोगे तो देखो V से V कट जाएगा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, डेल्टा P अपान P। इधर बेटा म्यू आर से म्यू आर कट जाएगा, तो यह आ जाएगा डेल्टा T अपान T, या हो जाएगा डेल्टा P अपान P इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपान T। ये दाब में परिवर्तन बटे प्रारंभिक दाब गुणे ताप वृद्धि
ये कहलाता है आदर्श गैस का दाब प्रसार गुणांक। क्या कहलाता है? दाब प्रसार गुणांक। लेकिन ये स्थिर आयतन पर है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं गामा V इज इक्वल टू 1/T। तो देखो ये हो गया आयतन प्रसार गुणांक और ये हो गया दाब प्रसार गुणांक। दोनों ही के मान 1/T के बराबर है। यानी किसी आदर्श गैस का दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक दोनों ही बराबर होते हैं और वो केवल किस पर निर्भर करते हैं? ताप पर, यानी कैपिटल T पर डिपेंड करते हैं। तो अगर बच्चों आपको ध्यान हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था कि सिद्ध करो किसी आदर्श गैस का दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता है तथा केवल ताप पर निर्भर करता है। तो देखिए गामा P और गामा V दोनों की वैल्यू समान है और ये केवल किस पर निर्भर कर रही है? ताप पर निर्भर कर रही है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा किसी भी गैस का ऊष्मीय प्रसार। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में मैंने ठोसों का ऊष्मीय प्रसार, द्रवों का ऊष्मीय प्रसार और गैसों का ऊष्मीय प्रसार जान लिया। समझ आ गया सबको? आप इसको आराम से नोट कीजिए। नोट हो गया बच्चों? तो अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्मा। अब हम बेटा जानेंगे ऊष्माधारिता। देखिए ऊष्माधारिता क्या होती है? अगर किसी भी पदार्थ का ताप हमें इंक्रीज करना है, उसका टेम्परेचर रेज करना है, तो जायज सी बात है कि हमें उसको क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा। क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा। तो किसी भी पदार्थ का ताप अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उस पदार्थ को जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वह उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उस पदार्थ का अमाउंट कुछ भी हो, यहां पर अमाउंट पर डिपेंडेंसी नहीं है। यानी किसी भी पदार्थ का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उस पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा ही उस पदार्थ की उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। जैसे अगर किसी पदार्थ का ताप डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसको दी गई ऊष्मा की मात्रा डेल्टा Q है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा Q/डेल्टा T हो जाएगी। मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है? ऊष्माधारिता। तो बेटा ऊष्माधारिता इसको हम कैपिटल S से भी लिख सकते हैं, बराबर डेल्टा Q/डेल्टा T आता है। बात समझ। अब अगर इस सूत्र में इसमें हम यदि डेल्टा T बराबर हम 1 डिग्री सेल्सियस ले लें तो जो S है वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा Q के बराबर। यानी किसी भी पदार्थ की ऊष्माधारिता उस ऊष्मा के बराबर होती है जो उस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। हालांकि यहां पर एक थोड़ी कंट्राडिक्टरी भी है, उसको भी समझ लीजिए अच्छे से। डेल्टा T यहां पर जो 1 डिग्री सेल्सियस है ये कम भी किया जा सकता है। ये परिवर्तन है ना, डेल्टा T चेंजमेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए 56 से 57 करेंगे
तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, और अगर 56 से 55 करेंगे तो फिर हमको निकाय से ऊष्मा लेनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि निकाय द्वारा या पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा या बहिष्कृत ऊष्मा की मात्रा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। यानी इसकी एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने के लिए, चेंज करने के लिए, अब परिवर्तन में इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और डिक्रीजमेंट भी हो सकता है। परिवर्तित करने के लिए पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अथवा बहिष्कृत ऊष्मा की मात्रा ही उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्लियर? तो ये हो गया बेटा ऊष्माधारिता। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे विशिष्ट ऊष्मा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा। आइए जानते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। अगर हमें किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा 2 बातों पर निर्भर करती है। किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा 2 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा कैपिटल Q उस पदार्थ के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ गिवन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। उस पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ हीट भी ज्यादा दी जाएगी, और अगर मास कम है तो दी गई ऊष्मा की मात्रा भी कम होगी। दूसरा बेटा, किसी भी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा उसके ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर यहां पर हम डेल्टा टी को ताप वृद्धि कहते हैं तो, और अगर परिवर्तन कहते हैं तो आप कह सकते हैं ताप परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। दोनों ही प्रोपोर्शनल अगर कंबाइन करें तो Q प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, M डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे स्मॉल s, तो Q बराबर हो जाएगा स्मॉल s M डेल्टा टी, या Q बराबर हो जाएगा ms डेल्टा टी, जहां s एक नियतांक, जहां s एक नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, स्पेसिफिक हीट अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। अगर बेटा इससे हम स्मॉल s का मान निकालें तो स्मॉल s बराबर हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा टी। मात्रा क्या हो जाएगा, इसका कैलोरी हो जाएगा, इसका ग्राम हो जाएगा, इसका डिग्री सेल्सियस, या इसका मात्रक जूल हो जाएगा, इसका मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, इसका डिग्री सेल्सियस। तो इसका मात्रक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है और जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है। कंफर्म? ध्यान देना है, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किसी भी वस्तु की नहीं होती है, ये हमेशा उस वस्तु के पदार्थ की होती है। यानी वह वस्तु जिस पदार्थ की बनी है उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु लोहे की बनी है, उतने ही मास की कोई भी वस्तु चांदी की बनी है, और उतने ही मास की कोई भी वस्तु एल्युमिनियम की बनी है, तो सबकी विशिष्ट ऊष्माएं अलग अलग होंगी, क्योंकि सभी पदार्थ अलग अलग। तो विशिष्ट ऊष्मा कभी किसी वस्तु की नहीं होती है, बल्कि वस्तु के पदार्थ की होती है। कंफर्म? तो ये S बराबर Q अपॉन M डेल्टा टी बेटा विशिष्ट ऊष्मा निकल आई। अगर इस सूत्र में हम लोग M का मान 1 ले लें, डेल्टा T का मान 1 ले लें डिग्री सेल्सियस, तो S बराबर किसके हो जाएगा, Q के हो जाएगा।
यानी किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, हमने m को कितना बोला यहां पर 1, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, अगर हम यहां पर डेल्टा की ताप में वृद्धि कहते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्लियर? या यूं कह लें किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। कन्फर्म? अगर आप डेल्टा टी को ताप वृद्धि नहीं मानते हैं, आप कहते हैं सर डेल्टा की ताप में परिवर्तन है, तो परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। एक परिवर्तन वृद्धि के साथ हो सकता है और एक परिवर्तन कमी के साथ हो सकता है। ऐसी दशा में हम क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तित करने के लिए पदार्थ द्वारा अवशोषित अथवा बहिष्कृत की जाती है। अगर बढ़ाना है तो पदार्थ द्वारा अवशोषित की जाएगी और अगर घटाना है तो पदार्थ द्वारा बहिष्कृत की जाएगी, दैट इज निष्कासित की जाएगी। बात समझ में आ गई? तो किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सबको समझ में आया? दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर होम एग्जामिनेशन। तुम्हारे होम एग्जामिनेशन गृह परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो विशिष्ट ऊष्मा बेटा सबको समझ में आया क्या होती है, और ऊष्मा धारिता क्या होती है ये सबको समझ में आया। बोलो भाई, कोई डाउट किसी प्रकार का? नोट करो बेटा इसको। नोट हो गया बच्चों? तो ये हो गया हमारा विशिष्ट ऊष्मा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। और आप जानेंगे हम कैलोरी विधि का सिद्धांत। कैलोरी विधि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या है? कैलोरीमेट्री का सिद्धांत बेटा बताता है कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं और अलग अलग ताप पर है, जैसे ये मान लीजिए कोई वस्तु है ए और ये कोई दूसरी वस्तु है पी। ठीक? इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2। इसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा S1 है और इसके पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा S2। इसका ताप T1 है और इसका ताप T2। कंफर्म? यदि इन दोनों वस्तुओं को संपर्क में रखा जाए तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे ऊष्मा दूसरे वाले में जाना प्रारंभ कर देगी। कब तक? जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। तो अगर अब इन दोनों वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखें तो इन दोनों वस्तुओं का ताप क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। या तो वस्तु बी से ऊष्मा वस्तु ए में जाएगी या ऊष्मा वस्तु ए से वस्तु बी में जाएगी। क्लियर? तो अगर हम मान लें कि वस्तु ए का टेम्परेचर ज्यादा है और वस्तु बी का टेम्परेचर कम है, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2, और हमने इन दोनों को परस्पर संपर्क में रख दिया। जब इन दोनों को परस्पर संपर्क में रखा गया, कांटेक्ट में लाया गया, तो संपर्क का ताप कितना हो गया? T डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? T डिग्री सेल्सियस। ये दोनों का संयुक्त ताप हो गया। क्लियर? अब अगर हम आपसे कहें कि वस्तु ए द्वारा वस्तु बी को कितनी ऊष्मा प्रोवाइड की गई, तो हम कहेंगे वस्तु ए द्वारा वस्तु बी को दी गई ऊष्मा की मात्रा। क्या कहेंगे? वस्तु
ए द्वारा वस्तु बी को दी गई ऊष्मा की मात्रा, कितनी ऊष्मा की मात्रा दी गई? Q1। तो Q1 बराबर हो जाएगा ms डेल्टा T, लेकिन M1 हो जाएगा, S1 हो जाएगा और डेल्टा T कितनी दी गई? तो T1 में से T को घटा देंगे, ये आ जाएगा T1 माइनस T, ये डेल्टा T की जगह पर हो जाएगा। समझ रहे हैं? बोलो भाई। अब वस्तु B द्वारा दी गई ऊष्मा की मात्रा, वस्तु B द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा, वस्तु B द्वारा कितनी ऊष्मा की मात्रा दी जाएगी? तो Q2 बराबर ये हो जाएगा M2S2 और T माइनस T। इसमें से इसका टेम्परेचर घटा दें। कैसे? जैसे मान लीजिए इसका ताप कितना था? 100 केल्विन, इसका ताप कितना था? 80 केल्विन। जब दोनों को संपर्क में रखा गया तो संपर्क का ताप कितना हो गया? 90 केल्विन। अब इसने इसको कितना दिया? 10 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया? 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 आएगा, और इसने लिया कितना? 10, तो 90 में से 80 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहां पर T1 माइनस T, ये T1 हो गया, ये T हो गया और ये T2 हो गया। तो इसने कितना दिया इसको? तो T1 में से T घटा दिया, तापांतर निकल आया, और इसने कितना लिया तो इसमें से इसको घटा दिया, तो T माइनस T2 कर दिया। बात समझ में? तो वस्तु A ने जितनी ऊष्मा दी, वस्तु B ने उतनी ऊष्मा प्राप्त की। तो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कहता है कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। क्या कहलाता है? दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो बेटा जितनी ऊष्मा दी गई उतनी ऊष्मा ली गई, यानी M1S1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2S2 T माइनस T2। तो ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। बात समझ में? तो अगर दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखी जाएं तो उन दोनों का ताप समान हो जाता है इस दशा में। और जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा हो, ट्रांसमिशन हो रहा हो, तो ऊष्मा बाह्य वातावरण से ना तो निकाय को मिलनी चाहिए और ना निकाय की ऊष्मा बाह्य वातावरण में जानी चाहिए। यानी जिस समय लेने और देने का प्रोसेस चल रहा हो उस समय ऊष्मा ना तो बाहर से सिस्टम को मिलनी चाहिए, ना सिस्टम की ऊष्मा बाहर जानी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ऐसी दशा में एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा की मात्रा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा के बराबर होती है। यही कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। तो उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।